ये कल का एग्जाम है, एग्जाम के सॉल्यूशंस आज करेंगे। पहले मैं पार्ट सी के सॉल्यूशंस बता देता हूं आपको, ठीक है। पार्ट सी के सॉल्यूशन बताने के बाद फिर अगर समय रहता है तो फिर और सॉल्यूशंस बताऊंगा, और तो इतने डिफिकल्ट नहीं है आप लोगों के अनुसार। जैसा कि आपने क्वेश्चंस के आंसर लिखे हैं उसके अनुसार पार्ट सी वाज फाउंड टू बी डिफिकल्ट बाय यू, सो इसलिए मैं पहले पार्ट सी की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपको बता देता हूं। देखिए सारी अच्छी प्रॉब्लम्स हैं। अब इसमें ये रही पार्ट्स की पहली प्रॉब्लम, ठीक है। पहली प्रॉब्लम ले लेते हैं। अच्छा, किसी ने की हो तो बता दो, किसी ने सही सॉल्यूशन किया हो तो। कोई बताना चाहता है इसको किस, मतलब ये किससे अप्रोच होगा सॉल्यूशन? कुछ लोगों ने मतलब मान लिया है कि इसमें मैक्सिमम मॉडल्स प्रिंसिपल यूज होगा, वो ठीक है, मैक्सिमम मॉडल्स प्रिंसिपल इसमें यूज हो रहा है, परंतु ये भी ध्यान रहे कि मैक्सिमम मॉडल्स प्रिंसिपल यूज तो हो रहा है, परंतु आपने जो यूज किया है उस तरीके से नहीं हो रहा है, इतना ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। कई अब आप अपनी आंसर स्क्रिप्ट चेक कर लीजिएगा इसके बाद कि आपने क्या गलतियां की हैं, तो इसका मैं सॉल्यूशन आपसे कहता हूं, वो सुनो। पहले तो क्वेश्चन का मतलब आप लोग सभी ध्यान से समझ लें। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कुछ लोगों ने गलत समझा है इसको। इसका मतलब ये है कि एफ जेड की रियल वैल्यू होगी, ठीक है। वो रियल वैल्यू जेड पर डिपेंड कर सकती है, ठीक है। जैसे आप एफ जेड जीरो रखेंगे ना, कोई भी जेड जीरो, तो रियल वैल्यू आएगी जब भी आपका यूनिट सर्कल में होगा। देखो कुछ लोगों ने क्या किया है, ये आपका यूनिट सर्कल है, तो उन्हें लग रहा है कि जैसे पूरी यूनिट सर्कल में एक ही रियल वैल्यू को अज्यूम कर रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। पूरे यूनिट सर्कल में अलग अलग रियल वैल्यूज को अज्यूम कर सकता है। फंक्शन आपका एंटायर है, पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में डिफाइन है और डिफरेंशिएबल है। तो ये डिफरेंशिएबल फंक्शन क्या है, पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में डिफाइन है ना। तो इस यूनिट सर्कल के पॉइंट्स में, ये यूनिट सर्कल होता है ना, यूनिट सर्कल के जो भी पॉइंट्स होते हैं e टू द पावर i थीटा फॉर्म के लिखे जाते हैं। तो उन सभी पॉइंटों में वैल्यू रियल आ रही है, लेकिन वो रियल वैल्यू इस पॉइंट के लिए अलग आ सकती है, इस पॉइंट के लिए अलग आ सकती है, इस पॉइंट के लिए अलग आ सकती है, ठीक है। ये क्वेश्चन का मतलब है। अब कुछ लोगों ने ये यूज किया है कि क्लोज्ड कर्व की इमेज क्लोज कर्व होती है एंटायर फंक्शन के अंदर, ठीक है। क्लोज कर्व की इमेज क्लोज कर्व होती है, परंतु फिर वो रियल एक्सिस के अंदर नहीं हो सकता, ऐसा मतलब रियल का सबसेट नहीं हो सकता क्लोज कर्व। क्यों नहीं हो सकता? क्लोज कर्व की डेफिनेशन क्या है, कोई बताना। कृष्णा गोपाल, क्लोज कर्व की डेफिनेशन क्या है? इनिशियल पॉइंट इक्वल टू फाइनल पॉइंट, राइट? यस। तो फिर ऐसे भी तो हो सकता है, यहां से स्टार्ट हो और फिर बैक चला आए यहां तक। ये क्लोज कर्व नहीं है। क्लोज बाउंडेड इंटरवल, हम्म। क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल हो सकता है। हाँ, तो मतलब मैं कह रहा हूँ कि दो दो बार अज्यूम कर ले हर किसी पॉइंट को। पहले आप मान लो कि आपने यहाँ से पॉइंट्स लिए, इस तरीके से आपको मिला कर्व, ठीक है। पूरा कर्व लिया तो फिर इसमें ये बैक आ गया, फाइनल और इनिशियल पॉइंट बराबर हो गए। वन वन तो दिया नहीं था फंक्शन, जो तुम्हारा आर्ग्यूमेंट है ना, ऐसा था ना कुछ। और कुछ लोगों के मैक्सिमम मॉडल्स के ऐसे आर्गुमेंट हैं कि मॉडुलस एफ जेड इक्वल टू आर लिख दीजिए, यहाँ कांस्टेंट हो रहा है, नहीं सॉरी, फिर पिकार्ड लिटिल, हाँ हाँ, फंक्शन आइडेंटिटी थ्योरम से कुछ लोगों ने आइडेंटिटी थ्योरम लगाई है, एग्री कर रहा है, यूनिकनेस थ्योरम से सीधे फंक्शन को वो लिख दिया है। और भी कुछ चीजें की हैं आप लोगों ने, आप देखेगा तो सही अप्रोच क्या है। देखिए सॉल्यूशन आपका ये एंटायर फंक्शन है। सबसे पहले मैक्सिमम मॉडल्स प्रिंसिपल को समझ लें आप लोग सभी ध्यान से। मैक्सिमम मॉडल्स प्रिंसिपल का क्या मतलब है? आपको लगता है कि बाउंड्री पर ही अटेन होगी वैल्यू, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपने अभी फंक्शन को सिर्फ इतना समझिए कि आपने यूनिट डिस्क में किसी फंक्शन को डिफाइन किया है, तो यूनिट डिस्क में अगर फंक्शन एनालिटिक है, इतना दिया है आपको, ठीक है। यूनिट डिस्क को डी कहिए, डी टू सी एनालिटिक फंक्शन है, तो अंदर मैक्सिमम वैल्यू अचीव नहीं होगी मॉडुलस एफ की, इतना कहा जा सकता है। मैक्सिमम मॉडल्स प्रिंसिपल इसको कहते हैं। और अगर इस बाउंड्री में कंटिन्यूअस दे दिया जाए तो आप कहते हैं कि इट विल अटेन इट्स मैक्सिमम एट बाउंड्री, इन बाउंड्री एट सम पॉइंट।
ये मैक्सिमम मॉडुलस थ्योरम है, समझे। अब जैसे ये फंक्शन है आपका 1/z-1, ये यूनिट डिस्क में एनालिटिक फंक्शन है, लेकिन बाउंड्री ये किसी पॉइंट पर मैक्सिमम अटेन नहीं करेगा अपना, क्योंकि इसका मैक्सिमम है इनफाइनाइट, सॉरी इट विल नॉट अटेन इट्स मैक्सिमम। इसका सुप्रीमम क्या है, इनफाइनाइट आएगा ना। देखो अगर आप ये सुप करोगे z-1, z बिलोंग्स टू यूनिट डिस्क पर कुछ डिफाइन करना पड़ेगा, मतलब लाइक 1 पर हम अगर कुछ डिफाइन कर दें तो इसका मॉडुलस z बिलोंग्स टू यूनिट डिस्क, तो ये क्या आएगा आपको पता है, सिर्फ अंदर के पॉइंट्स को ले लो। ये सुप्रीमम क्या आएगा, जैसे ही आप 1 की ओर जाएंगे तो इन्फिनिटी की ओर जाएगा। कहाँ अचीव हुआ फिर, कौन सा पॉइंट है, अब इन्फिनिटी को थोड़ी अचीव करता है पॉइंट, इसलिए ठीक है अगर कंटिन्यूअस हो तो अपना मैक्सिमम अटेन करता है। अब एंटायर फंक्शन है, एंटायर फंक्शन को तुम यहाँ रेस्ट्रिक्ट करोगे तो वो बाउंड्री पर कंटिन्यूअस ही रहेगा। अब मैं बात करता हूँ आगे, देखिए ये आपका एंटायर फंक्शन है पूरा इसमें डिफाइन। इस वाली सर्कल का कोई भी पॉइंट ले लीजिए, आपके पास आती है रियल वैल्यू, ठीक है। ये आपका डब्ल्यू प्लेन है। कोई भी डाउट होगा मुझसे पूछेगा, समझ में नहीं आएगा मुझसे पूछेगा, आपने क्या गलती की है उसको देखिएगा, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स के यहाँ क्या कर रहा है, रियल कर रहा है। तो मुझे एक चीज बताइए, अगर मैं इस एंटायर फंक्शन को केवल यहां समझूं, ओके, केवल रेस्ट्रिक्ट करूं यूनिट डिस्क में, सो fz इक्वल टू u प्लस iv, u and v will attain their maximum। वो अब अटेन करेंगे, क्यों, क्योंकि एंटायर फंक्शन है ना, आपने इसको यूनिट डिस्क के अंदर तो लिया है, लेकिन एंटायर फंक्शन है तो पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में एनालिटिक है, इसलिए इस बाउंड्री में क्या है, वो एंटायर फंक्शन आपका एफ कंटिन्यूअस भी है, इसलिए क्या करेगा, अपनी मैक्सिमम वैल्यू किसी पॉइंट पर यहां अटेन करेगा। आपने जब मैक्सिमम मॉडल्स प्रिंसिपल किया था, क्या ये एक्सरसाइज आपने की थी कि यू एंड वी आल्सो अटेन देयर मैक्सिमम एट बाउंड्री, की थी या नहीं की थी? आई डोंट रिमेंबर, मुझे तो याद नहीं है, लेकिन शायद मुझे लगता है मैंने ये दी होगी एक्सरसाइज में। ऐसा था या नहीं था कि आप से प्रूव करने को बोला गया हो कि यू विल अटेन इट्स मैक्सिमम एट सम पॉइंट इन द बाउंड्री? नो, रियली? बाय कंसीडरिंग e टू द पावर fz फंक्शन। ओके फाइन, होना चाहिए। मैं देखता हूँ मैक्सिमम मॉडल्स प्रिंसिपल में हो गए, अभी देखना नहीं चाहिए, टाइम लगेगा, बट चेक। ओके, यू एंड वी भी अपनी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ अटेन करते हैं, बाउंड्री पर ही अटेन करते हैं, जो रियल एंड इमेजिनरी पार्ट होते हैं। विल मैक्सिमम वैल्यू at some point in boundary. By maximum modulus principle you can prove it, okay, by considering e to the power fz into some appropriate function, okay, boundary। so अब देखिए fz इक्वल टू u प्लस i0 ऑन, जैसे आप यूनिट डिस्क का कोई पॉइंट लेते हैं, f e टू दी पावर i थीटा क्या होगा आपका यूनिट डिस्क में हर किसी पॉइंट पर, समझिए इसको ध्यान से, f e टू दी पावर i थीटा क्या होगा, वी हैव लिखेगा यहाँ पर, आपके पास है क्या है, f e टू दी पावर i थीटा इक्वल टू u 1 थीटा, समझ रहे हैं ना, i इन 0। सो v जो v1 थीटा आपका, ऐसे कहिए आप, या तो vxy लिख देता हूँ डायरेक्ट, चलिए vxy इक्वल टू 0 ऑन, क्यों, क्योंकि लेस देन इक्वल टू 0 है, सॉरी इसका मॉडुलस 0 है ऑन मॉडुलस z इक्वल टू 1, ठीक है। इमेजिनरी पार्ट तो हमेशा वेनिस होगा ना, क्योंकि रियल वैल्यू ले रहा है, ये फंक्शन हमेशा रियल वैल्यू ले रहा है यूनिट सर्कल पर, तो इसका इमेजिनरी पार्ट यूनिट सर्कल पर हमेशा 0 है। और इमेजिनरी पार्ट ने मैक्सिमम वैल्यू कहां पे लेनी है, मतलब मैं जब बोल रहा हूं इमेजिनरी पार्ट की मैक्सिमम वैल्यू, मतलब मॉडुलस, उसका मॉडुलस क्या होने वाला है, मॉडुलस की मैक्सिमम वैल्यू बाउंड्री के किसी पॉइंट पर आने वाली है, तो 0 आ रही है। अब 0 से नीचे तो होती नहीं है ना मॉडुलस की मैक्सिमम वैल्यू, 0 ही होगी इसका मतलब समझे, मॉडुलस वी एक्स वाई
क्या आ रहा है, 0 आ रहा है ऑन यूनिट सर्कल। ओके, सो अब बाई मैक्सिमम मॉडल्स प्रिंसिपल क्या होगा, vxy 0 होगा हमेशा, अंदर vxy कुछ नहीं हो सकता ना। अगर मान लो vxy ने कभी 2 वैल्यू ले ली तो बाउंड्री पर तो 0 आ रही है हमेशा वैल्यू, तो मैक्सिमम मॉडल्स प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, वॉयलेट। समझ में आ रही है बात। सो बाय मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल, मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल, हाँ ऊपर लिखा है ना मॉडुलस प्रिंसिपल, ऊपर लिखा है विल अटेन, मैंने लिखा ही है ऊपर, ये मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल ही लिखा है ये। तो वी है vx y equal to 0 for every x y belongs to unit disk. Okay, so this implies fz is real valued in D, okay, on D। तो क्या होगा बोलिए आप, रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होते हैं, नहीं पता, कांस्टेंट होते हैं, गुड, ठीक है। और अगर यूनिट डिस्क में कांस्टेंट है कोई फंक्शन तो बाई आइडेंटिटी थ्योरम पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में क्या होगा, एंटायर फंक्शन कांस्टेंट। तो ये था इसका सॉल्यूशन। भाई कोई पॉइंट समझ में नहीं आया हो तो बोलो। ये जिन लोगों ने नहीं किया है, वैसे क्लास में थी एक्सरसाइज मुझे जहां तक याद है कि यू एंड वी विल आल्सो अटेन देयर मैक्सिमम एट सम पॉइंट इन द बाउंड्री, ये सब लोग कर लें, हाँ, बाय कंसीडरिंग ए टू द पावर फंक्शन एफ जेड। तो क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है इसमें, पूछो पहले क्वेश्चन में, पूछ लो अगर कुछ समझ में नहीं आया तो। तो समझ में आ गया ऐसा मान के चलता हूँ, मान के ही चल सकता हूँ, कई बार आप पूछते भी नहीं है ना। अब ये फंक्शन है कॉपी, ये फंक्शन किसी ने ये क्वेश्चन सही किया है, किसी ने सही किया है, ये वाला क्वेश्चन, ओ पहले क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। ओके, कॉपी पेस्ट इमेज, मैंने हिंट दिया था बाद में इसके लिए, पिकार्ड लिटिल थ्योरम फॉर मैरोमॉर्फिक फंक्शंस, यस, सब सॉल्यूशन बड़ा आसान है। देखिए अगर समझ में आए तब आसान है, अगर राह मिल जाए करने की तो ये आपको दिया गया है, ये सभी जेड के लिए सेटिस्फाई हो रहा है। ओके, फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ जेड प्लस जी जेड, इसके फैक्टराइजेशन करते हैं हम, एफ जेड प्लस ओमेगा जी जेड प्लस एफ जेड प्लस ओमेगा स्क्वायर जी जेड, ओके, इक्वल टू 1। सी, अगर g कांस्टेंट हुआ, राइट, इफ g इज कांस्टेंट देन f इज आल्सो कांस्टेंट, यस और नो, क्योंकि अगर g एफ जेड क्यूब कांस्टेंट आ जाएगा ना, अगर g कांस्टेंट है तो एफ जेड क्यूब इज अ कांस्टेंट, सो एफ जेड क्यूब कांस्टेंट आ रहा है तो f मस्ट बी कांस्टेंट, राइट। तो ये अब आपने कर लिया, अब यहां से आप क्या कहेंगे बोलिए, अच्छा अब आगे बढ़िए। सो ये सबको पता है ना, ऐसे फैक्टराइज कर सकते हैं, जेड के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर ही तो है, कोई भी एक पर्टिकुलर जेड लीजिए, हर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर ही है, जैसे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब को आप ऐसे लिख सकते हैं, हाँ ये आपको पता होना चाहिए, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई ओमेगा, एक्स प्लस वाई ओमेगा का स्क्वायर। ये कैसे आता है वो मैं आपको बता देता हूँ, कुछ लोग को पता नहीं है, जैसे टी की पावर n-1, इसको क्या लिख सकते हैं, टी की पावर -1,
t माइनस ओमेगा डॉट 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 t माइनस ओमेगा की पावर n माइनस 1। इसमें फिर x माइनस वाई पुट कर दीजिए, माइनस एक्स बाई वाई पुट कर दीजिए इसमें t टू दी पावर n में, आपके पास ये फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? अब आप मुझे बताइए द फंक्शन fz बाई gz क्या होगा? एंटायर होगा, मेरोमॉर्फिक होगा? बोलिए। मेरो हाँ, क्यों? मेरो क्योंकि जीजेड का कहीं कहीं जीरो हो सकता है, तो ओके टोटल फंक्शन का कोल भी ओके, मेरोमॉर्फिक मेरोमॉर्फिक। बट अगर दोनों का जीरो हुआ तो फिर क्या होगा? तो ऑर्डर चेक करना पड़ेगा, तो अगर नीचे ज्यादा होगा तो कोल, ऊपर ज्यादा होगा तो जीरो। वेरी गुड। सो समझ में आया, ये मेरोमॉर्फिक फंक्शन होगा। मेरोमॉर्फिक फंक्शन का मतलब होता है बच्चों ऐसा एनालिटिक फंक्शन, सॉरी ऐसा हाँ ऐसा एनालिटिक फंक्शन जिसकी जो सिंगुलरिटीज हो ना वो क्या हो, सिर्फ पोल्स हो। ठीक है, पॉसिबल सिंगुलरिटीज पोल्स हो, ऐसा फंक्शन जिसकी पॉसिबल सिंगुलरिटीज क्या हो, पोल्स हो। ठीक है, अपने डोमेन में तो एनालिटिक ही होगा, इसलिए बोल रहा हूँ एनालिटिक फंक्शन जिसकी सिंगुलरिटीज क्या हो, मेरोमॉर्फिक, सॉरी पोल्स हो ओनली। अब देखिए आपके दिमाग में डाउट हो सकता है, पहली तो बात जहां ये जीरो है, ऊपर वाला जहां जीरो नहीं है वहां तो पोल हो गया, क्योंकि लिमिट जेड टेंड्स टू इन्फिनिटी मॉडुलस जेड टेंड्स टू इन्फिनिटी क्या आया, इन्फिनिटी आया आपके पास फंक्शन में। अब जहां दोनों जीरो है तो क्या होगा, जैसे फिर ऑर्डर देखना पड़ता है। मान लीजिए जेड माइनस जेड जीरो ऑर्डर है दोनों का, ठीक है, तो आप ऊपर वाले फंक्शन को ऐसा लिख सकते हैं जहां फाई जेड एनालिटिक होगा और जेड जीरो पर वेनिस नहीं होगा आप। ठीक है, और नीचे वाले को भी क्या लिख सकते हैं, अगर किसी जेड जीरो पर पोल है क्या है, जीरो है, तो साई जेड एनालिटिक होगा और क्या, नॉन वेनिशिंग। नॉन वेनिसिंग होगा जेड जीरो पर। फिर अब देखना है, फिर आपने क्या करना है, इसकी लिमिट अब आसानी से निकाल सकते हो आप जेड टेंस टू जेड जीरो पर ना। फिर जेड टेंस टू जेड जीरो पर जब लिमिट निकालोगे तो जो बड़ा वाला फैक्टर है, छोटा फैक्टर है वो कैंसिल हो जाएगा, या तो नीचे रहेगा जेड माइनस जेड जीरो की पावर, या ऊपर रहेगी। ऊपर रहेगी तो ठीक ही है, जीरो वैल्यू आएगी उस पॉइंट पर, नीचे रहेगी तो पोल होगा। ओके, तो मतलब इसके पास जो ओनली सिमुलेटरीज होंगी वो सिर्फ पोल होंगी, तो इल बी मैरोमॉर्फिक एंड will not assume क्या, वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। क्यों क्यों अज्यूम नहीं करेगा वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर? इफ फॉर सम जेड जीरो एफ जेड जीरो ओवर जी जेड जीरो इक्वल टू आपका वन हो गया मान लो, ठीक है, माइनस वन माइनस ओमेगा एन माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये क्या है, रूट्स ऑफ यूनिटी है। हाँ, इनको अज्यूम नहीं करेगा। मान लीजिए माइनस वन को अज्यूम कर लिया तो क्या होगा आपके पास, दिस इंप्लाइज एफ जेड जीरो माइनस जी जेड जीरो इक्वल टू वन हो जाएगा, राइट, इफ आई एम करेक्ट। सो या राइट, जीरो जीरो जीरो, आई एम राइट, सो इट विल बी जीरो। अब आप देखो यहां जेड जीरो पुट करो इस इक्वेशन में, इक्वेशन वन है आपके पास ना, इक्वेशन वन इज बीइंग कॉन्ट्राडिक्ट की जा रही है ना। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ जेड जीरो पुट करोगे तो हर किसी जेड के लिए ट्रू होनी चाहिए। अगर आप जेड जीरो पुट करोगे ये वाली इस वाली साइड आ जाएगी जीरो, ये वाली साइड आ जाएगी वन। इसी तरीके से जैसे माइनस वन नहीं हो सकता किसी जेड जीरो के लिए, ठीक वैसे ही माइनस ओमेगा नहीं हो सकता और माइनस ओमेगा स्क्वायर नहीं हो सकता। ठीक है, आई बात समझ में? सर हाँ सर वहाँ पे विल अज्यूम लिखा है आपने, विल नॉट अज्यूम। या एंड विल नॉट, थैंक यू, विल नॉट assume। सो बाय पिकार्ड डेटा, ये किसने थ्री पॉइंट्स को ऑमिट कर दिया ना, बाय पिकार्ड
theorem for meromorphic functions. Theorem for meromorphic functions. Meromorphic functions. f by g is constant. Okay, constant होगा. This implies f equal to gc. अब by जो आपको दी गई इक्वेशन है ना, by given equation conclude that both are constant. Okay, मतलब समझे, यहां से नहीं क्या रखोगे, cg रखोगे एक की जगह, cg का क्यूब प्लस जी क्यूब इक्वल टू 1. यहां से जी क्यूब इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/1/c क्यूब. ठीक है, ऐसे आएगा. हाँ, तो यहां से क्या होगा, आपका जी कांस्टेंट, जी का क्यूब कांस्टेंट आ गया. अब जी क्यूब कांस्टेंट है तो जी कांस्टेंट होना ही चाहिए, क्योंकि जी नॉन कांस्टेंट होगा तो जी क्यूब भी तो नॉन कांस्टेंट ही होगा ना, राइट. सोचना, ये तो आसान. तो इसलिए अब रही बात इनकी कि अगर जी पहले ही कांस्टेंट है तो मैंने आपको बता दिया, अगर जी पहले ही कांस्टेंट है तो एफ तो कांस्टेंट डायरेक्ट ही हो जाएगा. ये बात है जी नॉन कांस्टेंट है तो तब की. ठीक है, ओके. ओके, और यहाँ पे ये ध्यान रखना 1/c क्यूब प्लस 1 आया ना जी क्यूब आपका, तो यहाँ c क्यूब -1 नहीं हो सकता. हाँ, कभी भी. क्यों नहीं हो सकता, क्यों c क्यूब -1 कोई बताएगा? क्योंकि देखो हमने क्या बोला है, f by g मस्ट बी अ कांस्टेंट, और ये क्या कर रहा है, इन तीन वैल्यू को अज्यूम नहीं कर रहा है, ये -1 माइनस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो ये c इनके इक्वल नहीं हो सकता, -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर. इसलिए इसका क्यूब कभी -1 नहीं हो सकता. ठीक है, ये सब चीजें लिखना डिटेल में. हाँ, मैंने इतना लिख दिया है और आगे को आप सॉल्यूशन लिख लोगे ना, क्योंकि अब तो हो गया है सॉल्यूशन. और सॉल्यूशन से अपने आर्गुमेंट और जो भी आप चीजें कर रहे हैं उनको सही से लिखना सीखो. हाँ, अगर आपसे इंटरव्यू में कोई चीज पूछते हैं उसको सही से क्लैरिफाई करना और सही से समझाना, ये सब आपको आना चाहिए. ठीक है, अब मुझे आगे लिखने की आवश्यकता नहीं है ना, या लिखूं मैं आगे इस सॉल्यूशन को? लिखना है तो बता दीजिए, इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है. ठीक है, इफ यू वांट मी टू राइट देन आई विल राइट. ओके, तो दोनों कांस्टेंट होंगे. हाँ, अब आते हैं हम तीसरे क्वेश्चन पर. अब आप लोग अपने अपने मिलाते रहना क्वेश्चंस, किस किसने सही किए हैं, किस किसने क्या क्या गलतियां की हैं, क्या गलतियां हो रही हैं, वो गलतियां नहीं करनी है आगे से, ये ध्यान रखना. ठीक है बच्चों, और क्वेश्चंस अच्छे लग रहे होंगे आपको. पेस्ट इमेज, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3. देखो, इसके लिए हिंट तो मैंने दिया था आपको, अब सॉल्यूशन इसका आपसे कहता हूं. देखिए, हमें क्या दिया है, एफ जेड. अब आप इसको ऊपर की तरह अप्रोच करेंगे ना, तो पिकार्ड थ्योरम फॉर मैरोमॉर्फिक फंक्शन तो लगेगी नहीं, क्योंकि आपको पता है ना पिकार्ड थ्योरम ऑफ मैरोमॉर्फिक फंक्शन क्या है. ऐसा मैरोमॉर्फिक फंक्शन जो तीन वैल्यूज को स्किप करता है, तीन वैल्यूज को अज्यूम ना करे कम से कम, वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है. ये ठीक है, इसने तीन वैल्यूज अज्यूम नहीं की यहाँ पे, देखिए. इसलिए अब ये आया आपका इस तरीके से है, मेरे पास 1 दिया गया है. हाँ, इसमें पिकार्ड ऊपर वाली अप्रोच लगाएंगे तो कुछ काम नहीं आने वाली, क्योंकि दो वैल्यू को स्किप करेगा इसमें. तो अब क्या करें, सबसे पहले इसको फैक्टराइज अगर हम करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, fz प्लस igz एंड fz माइनस igz, राइट. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, fz प्लस igz, ये अजम्पशन है यहाँ पहले कि f और g विल बी डिनोट आर द एंटायर फंक्शंस. ऊपर लिखा था मैंने क्वेश्चन में, ये भूलना मत आप लोग. इन क्वेश्चंस में आपको लिखा हुआ दिखा नहीं मिलेगा, ये देखिए, f एंड g आर एंटायर फंक्शंस फॉर फॉलोइंग 3 क्वेश्चंस. ओके, तो अब हम यहाँ पे अगर करें इसको, एंड fz minus igz is our non-vanishing function, non-vanishing. अब देखो, f एनालिटिक है, g एनालिटिक है, तो I टाइम्स gz एनालिटिक प्रोडक्ट ऑफ टू एनालिटिक फंक्शंस, फिर एडिशन ऑफ टू एनालिटिक फंक्शंस इज एनालिटिक. तो दोनों एनालिटिक हैं पूरे एंटायर कॉम्प्लेक्स प्लेन में. नॉन वैनिशिंग
entire functions on simply connected domain, जानबूझ के लिख रहा हूं ये simply connected domain, समझ गए होंगे, on simply connected domain, क्यों लिखा बोलिए फिर अब आगे चलो, अगर आप समझ गए मैंने क्यों लिखा simply connected domains, so what, recall what we have studied in the lecture 17. लेक्चर 17 सेकेंड पार्ट में कुछ प्रॉब्लम्स हमने की थी, हमने क्या स्टडी किया था, एंटायर फंक्शन जो नॉन वेनिसिंग होता है किसी सिंपली कनेक्टेड डोमेन में, क्या होता है उसके लिए, बोलिए, डू नॉट टेक टाइम प्लीज, सम टू द पावर hz, हाँ ठीक है, सो fz प्लस igz को gz इज इक्वल टू e टू द पावर hz फॉर सम एंटायर फंक्शन, ये हमने की है ना एक्सरसाइज, अगर नहीं पता है तो कहाँ की है मैं बता देता हूँ, लेक्चर 17 का जो सेकेंड पार्ट है यूट्यूब में भी है वो, उसको देख लेना, उसमें किया है, फॉर सम एंटायर फंक्शन h, अब दूसरा वाला भी होगा इस फॉर्म का, लेकिन उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, दूसरा वाला भी इसी फॉर्म का होगा ना। अच्छा इसमें थोड़ा सा मैं एडजस्टमेंट करूं, क्या एडजस्टमेंट करता हूं, इसको मैं लिख देता हूं IHZ, लिख सकता हूं, why I can write this, because क्योंकि वो जो hz मिलेगा ना हमें, मान लो वो hz है e टू द पावर i hz ओवर i इंटू आई लिख दो, फिर इसको क्या मान लो hz मान लो, फंक्शन hz, सो इसलिए fz माइनस igz इक्वल टू क्या होगा, कोई बोलो, e टू द पावर माइनस आई hz, कैसे होगा मैं आपको बताता हूं, क्यों, यहां से रेसिप्रोकल लो, देखो ये fz बाई igz का व्युत्क्रम क्या है, ये है फंक्शन, ये है ना ये, राइट, क्योंकि देखो सॉरी ये फंक्शन आई जी जेड इक्वल टू आपके पास क्या है 1 ओवर एफ जेड माइनस आई जी जेड, ठीक है, समझे, अब दोनों तरफ आप क्या करोगे, ऐसे लाइक इनवर्स लो ना, इस तरीके से रेसिप्रोकल लो, तो आपके पास क्या आएगा इसी में, ठीक है, e टू द पावर माइनस आई एच जेड, ये किसके इक्वल है, देखो एफ जेड माइनस आई जी जेड के इक्वल है ना, इसमें दिखाई दे रहा है सभी को, यहां से इसको यहां ट्रांसफर कर लो, क्लियर, ओके फाइन, सो इसलिए अगर दोनों में से एक कांस्टेंट है तो सीधे फॉलो हो जाएगा, हाँ, जैसे मान लो दोनों में से एक 0 है एक फंक्शन, तो दूसरा भी अपने आप क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, वो क्लियर है ना। अब देखो फ्रॉम दीज टू, इनका नाम 2 and 1 रख देते हैं, फ्रॉम 1 and 2 हमारे पास क्या आएगा, बोलो, दोनों को ऐड करो, एफ जेड इक्वल टू 2 टाइम्स e टू द पावर आई एच जेड प्लस e टू द पावर माइनस आई एच जेड ओवर 2 आएगा, आई थिंक, राइट, यस और नो, यस सर, यस, कॉस, ये हाइपरबोलिक नहीं था, अंदर कुछ लोग हाइपरबोलिक समझ रहे थे मुझे लग रहा है, कॉस एच जेड, तो ये आ गई आपकी एफ जेड की फॉर्म, ठीक है, ये फॉर्मूला जानते हैं ना, e टू द पावर आई जेड जेड आई एच जेड प्लस e टू द पावर माइनस आई एच जेड बाई 2 इज इक्वल टू कॉस एच जेड, राइट, एवरीवन नोस, सो आल्सो जी जेड आपका क्या आ गया, आई एच जेड माइनस e टू द पावर माइनस आई एच जेड, अब वो मैंने i क्यों लिया आप समझ गए होंगे, हाँ, क्योंकि आप ऐसा करने के बाद आगे आएंगे तो आपको जरूरत पड़ेगी i लेने,
जो आपने ये दिखाना है ना इस फॉर्म के होते हैं, तब आप समझ जाएंगे, इसलिए मैंने पहले ही ले लिया, ठीक है। आप नहीं तो कहेंगे आपको कैसे पता सर पहले लेना है, आप आगे करते चलेंगे, आपको नीड होगी आई लेने की, तब आप वापस चलेंगे फिर, इसलिए बाई 2i, तो इट इज इक्वल टू साइन एच। सो क्लियर और नॉट। ये नॉन वेनिसिंग क्यों है आपको पता लग गया ना, क्योंकि देखो अगर एक भी वेनिस हो जाएगा ना किसी पॉइंट पे, तो दूसरी साइड 1 है, लेकिन इस साइड क्या आएगा, क्योंकि ये इक्वेशन हर किसी जेड के लिए होल्ड होनी चाहिए ना, ये हर किसी जेड के लिए होल्ड हो रही है। मैं लिख देता हूं यहाँ फॉर ऑल जेड, फॉर ऑल जेड, ओके। सो हर किसी इक्वेशन जेड के लिए होल्ड हो रही है, अगर किसी जेड पर ये वेनिस हो गया तो ये वाली साइड 1 हो जाएगी, ये वाली 0 हो जाएगी, वो तो ट्रू नहीं होता ना, इसलिए ये नॉन वेनिसिंग होंगे। हाँ, अगर इस क्वेश्चन में आपको कुछ चीज समझ में नहीं आई हो या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझसे पूछ सकते हैं, चलिए बोलिए, कोई डाउट या आपको कुछ समझ में ना आया हो। दिस कैन बी आस्क्ड इन इंटरव्यू, राइट, इट्स नॉट डिफिकल्ट। सर आपने इक्वेशन 1 में ना हम्म उसको e की पावर i एच जेड क्यों लिख दिया, मतलब ऐसे तो सॉल्व करके हमें पता चल रहा है, लेकिन मतलब ऐसे डायरेक्ट। क्योंकि कोई भी नॉन वेनिसिंग फंक्शन e टू द पावर एच जेड फॉर्म का होता है, यस सर। तो इसलिए मैंने लिखा है कि आपने एक्सरसाइज की थी ना, राइट, 17 में, कि यस कोई सर। भी नॉन वेनिसिंग फंक्शन क्या होता है, e टू दी पावर एच जेड फॉर्म का लिखा जा सकता है नॉन, उसी का मैंने यूज किया है। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा एडजस्ट किया कि मान लीजिए वो इस तरीके का है e टू दी पावर एच जेड, तो फिर i और यहाँ पे i रख दिया, ठीक है, और ठीक है इसको एच सर। जेड मान लिया, e टू दी पावर i एच जेड फॉर्म का। अब आपका प्रश्न ये है कि i क्यों लिया, तो आप फिर इसको ऐसे ही चाहिए, बिना i लीजिए चलिएगा आप, क्योंकि आप फिर उसके बाद ये जान पाएंगे कि यहाँ पे एच जेड आएगा, फिर आपको पता है कि मुझे प्रूव करना है कॉस एच जेड प्लस साइन एच जेड, तब आपके दिमाग में आएगा कि अगर आई लूं तो फिर इन दोनों को क्या होगा, ऐड करके मेरे पास आंसर आ जाएगा, इसलिए मैंने आई पहले रखा, ठीक है। यस सर। और बोलो, किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई भी चीज समझ में ना आई हो, ध्यान से समझ लीजिएगा सभी, हाँ, हर चीज को। तो ग्रंथिक इजी था ना, तुम बोल रहे थे मुझसे, अब लग रहा है ना इजी था, उस समय जब नहीं आता तब लगता है क्योंकि सॉल्यूशन जानने के बाद तो इजी हो जाता है ना बच्चों हमेशा। अब देखो ये वाला, ये सारे क्लास में पहले कराए गए हैं, हाँ? मतलब लाइक ये नहीं कराए गए हैं, ये जो रिजल्ट में यूज कर रहा हूँ क्लास में सारे कराए गए हैं, हाँ? इसलिए ये मत समझना कि ये क्या यूज कर रहे हैं सर, अगर तुमने लेक्चर पूरे देखे हैं तो, नहीं देखे हैं तो भाई फिर आप जानो। अब आते हैं इस पर, हम इस देखिए, इसका सॉल्यूशन ग्रंथिक तुमने सही लिखा था, ठीक है। तो आपको दिया है एक मैप, इसके लिए मुझे फिगर की आवश्यकता पड़ेगी, और मैं आर्ग्यूमेंट्स नहीं लिखूंगा जो मैं बोलूंगा, क्यों, क्योंकि वो मैंने परसों लास्ट प्रॉब्लम जो कराई थी ना बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन से पहले वाले लेक्चर में, जो मैंने लाइव किया था, उस लेक्चर में मैंने इसके आर्ग्यूमेंट लिखे हैं, वो आर्ग्यूमेंट आप देख लीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा यूज क्या हो रहा है। देखो ये आपकी डी स्टार है, ठीक है, डी स्टार से डी स्टार में आपके पास क्या है बच्चों, थोड़ा सा टाइम लगेगा।
आपको सही से समझाना भी तो है, कलर तो करना पड़ेगा इसको। कलर करने के बजाय एक काम करते हैं, ऐसे कर लेते हैं सीधे, ठीक है। डार्क तो नहीं दिखाई दे रहा पीछे, चलो कोई बात नहीं, डार्क दिखाई दे रहा। तब तक आप सोचो क्या अप्रोच होगी प्रॉब्लम की। ओके, फिगर बनाना बहुत जरूरी है, हाँ इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको समझ आसानी से आए। अब ये बीच में इसका पॉइंट नहीं है, हाँ ये 0, इसको मैं थोड़ा सा वो कर रहा हूँ, दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है ना। अब ये सिमेट्री वगैरह मत देखिएगा, हाँ कि आपको ये मत कहेगा कि सर यहाँ तो ज्यादा कम पार्ट आ रहा है यूनिट डिस्क का, यहाँ अंदर है, कैसे यूनिट डिस्क है, सॉरी हाँ यहाँ ज्यादा पार्ट आ रहा है, ऐसा मत बोलेगा। ये फिगर में ऐसी गलतियां हो सकती हैं, ठीक है, वो सामान्य सी बात है। अब आते हैं इस पर। सबसे पहली बात देखिए, आपको जो फंक्शन दिया है ना एफ डी स्टार टू डी स्टार दिया है। अब 0 का कोई भी नेबरहुड ले लीजिए, ये 0 का नेबरहुड ले लिया, इस नेबरहुड में फंक्शन बाउंडेड है, क्योंकि कोई भी नेबरहुड ले लीजिए आप, ठीक है, फंक्शन तो पूरा बाउंडेड ही, फंक्शन अनबाउंडेड नहीं हो रहा। सिंस बाइजेक्टिव होलोमॉर्फिज्म मैप है, सबसे पहले आपको ये बता दूं कि बाइजेक्टिव होलोमॉर्फिज्म मैप है, और 0 पर इसकी कौन सी सिंगुलैरिटी होगी, what kind of singularity it can have at the point 0, okay, so f is bounded in any NBD of 0 where f is defined, okay, क्योंकि आप पता नहीं इतना बड़ा NBD ले रहे हो, फिर ऐसा नहीं है, मतलब ऐसा NBD जो यहाँ अंदर हो, neighborhood of 0, so by so it has removable singularity at z equal to 0. So what should be the value of, by Riemann's removable singularity theorem, it can be extended to be an analytic function from D to D. Okay, क्योंकि आप D के पॉइंट 0 पर भी आप क्या कर सकते हो, इसको डिफाइन कर सकते हो, बट व्हाट शुड बी द इमेज ऑफ D। ये सारी चीजें ना मैंने आपको कराई हैं, पीछे याद करना, ये मैं आर्गुमेंट अभी नहीं लिख रहा हूँ, क्यों, क्योंकि ये पिछले वाले से पिछले वाले लेक्चर में, जो मैंने अपने लाइव लेक्चर्स की बात कर रहा हूँ, जो रिकॉर्डेड है उनको मत गिनना, पिछले वाले से पिछले वाले लेक्चर में ये आर्गुमेंट मैंने लिखे हैं, राइट, तो उनको मैं लिखूंगा नहीं यहाँ पे आर्गुमेंट्स को, आप वहां से देख लीजिएगा कैसे लिखे हैं मैंने, मैं बोल रहा हूं फिर भी। तो सिंगुलैरिटी एट 0, so D can be extended to be an analytic function from D to D. What should be the value of F0? F0 कहीं बाहर तो हो नहीं सकता, क्योंकि बाहर होगा तो फिर इस एनालिटिक फंक्शन की इमेज ओपन नहीं होगी, क्योंकि इसके अराउंड कोई भी डिस्क खींचेंगे तो वो इमेज के अंदर पूरी की पूरी नहीं आएगी, ठीक है, क्योंकि इमेज उस केस में क्या होगी, ये पंक्चर डिस्क प्लस ये पॉइंट होगा, राइट। तो आपको पता है ओपन सेट की इमेज ओपन होती है ओपन मैपिंग थ्योरम से, इसलिए, और ठीक इसी प्रकार से ये जो इसकी वैल्यू है बाउंड्री पर नहीं हो सकती, क्योंकि बाउंड्री पर होगी तो फिर कोई भी यूनिट डिस्क क्या होगी, इमेज के अंदर नहीं आएगी, इसलिए एक ही पॉसिबिलिटी रह जाती है। अब हाँ, क्या अंदर हो सकती है इमेज, ये पॉसिबिलिटी रह जाती है ना, अंदर हो नहीं सकती, क्यों नहीं हो सकती, इसका आर्ग्यूमेंट मैंने लिखा है जब मैंने आपको बताया है कि कोई भी ओपन यूनिट डिस्क से आप बाइजेक्टिव मैप किसी एनुलेस में डिफाइन नहीं कर सकते, याद करो, वही आर्ग्यूमेंट लगने वाला है इसमें। तो मान लीजिए कि F0 की इमेज आपने W क्या की, डिफाइन किया, हाँ मैं आर्ग्यूमेंट बोल रहा हूँ, लिख लेना आप वहां देखकर, ठीक है, सिर्फ यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, समय लगेगा मुझे। ये W इसकी इमेज है, अंदर है, ठीक है, पंक्चर डिस्क में 0 के अलावा कोई पॉइंट है, तो पंक्चर डिस्क है, पंक्चर डिस्क में तो 0 होता ही नहीं, तो पंक्चर डिस्क में कोई पॉइंट है। अब यहाँ पहले से कोई पॉइंट आया होगा, एप के द्वारा मैप किया गया होगा ना, क्योंकि एप इज अ बाइजेक्टिव मैप फ्रॉम पंक्चर डिस्क टू पंक्चर डिस्क, ये आपको दिया गया है।
तो W हैज क्या हो जाएंगी फिर, एक तो जो पहले से आ रहा है पंक्चर डिस्क से, ठीक है, और एक अभी F0 का आपने सेंड किया। अब हम क्या करेंगे, दो डिसजॉइंट नेबरहुड से लेंगे, एक F0 का, एक किसका, एक आपका जो पॉइंट है, क्या नाम रखा है मैंने उसका, Z1, ठीक है, इसके दो डिसजॉइंट नेबरहुड लिए। तो अब आप क्या करिए, उनकी इमेज से लीजिए, उन दोनों की इमेज इंटरसेक्ट करेंगे ना, दोनों की इमेज से इंटरसेक्ट, एक को V1 बोलिए, एक को V2 बोलिए, FV1 इंटरसेक्शन FV2, ये नॉन एम्प्टी होगा बच्चों। क्यों? क्योंकि इसमें W है, F0 की इमेज भी W है और FZ1 की इमेज भी W है, तो इसलिए नॉन एम्प्टी होगा। अब वो जो पॉइंट है W इन दोनों में कॉमन है, उसके अराउंड एक डिस्क है, एक डिस्क ऐसी मिलेगी जो FV1 में भी आएगी और FV2 में भी आएगी। क्यों? क्योंकि आपका V1 है, उसकी इमेज ओपन होनी चाहिए, ओपन मैपिंग थ्योरम से ना, उसकी इमेज ओपन होनी चाहिए, ओपन होनी चाहिए, तो W के अराउंड एक डिस्क मिलेगी जो उसके अंदर आएगी FV1 के इमेज में। ऐसे ही FV2 की भी इमेज ओपन होगी, उसके अंदर भी W है, तो एक डिस्क वहां भी मिलेगी जो पूरी की पूरी FV2 में होगी। तो उन डिस्कों में से जो मिनिमम रेडियस होगी, उस रेडियस की डिस्क दोनों की इमेज में होगी। उस डिस्क के अंदर W के अलावा कोई पॉइंट लीजिए, W के अलावा कोई और पॉइंट लीजिए, क्योंकि डिस्क है तो बहुत सारे पॉइंट आते हैं, तो उस पॉइंट की प्री इमेज आपको यहां भी मिलेगी और यहां भी मिलेगी, ठीक है। मैं केवल बोल क्यों रहा हूं, इतने आर्गुमेंट आप जानते हैं इसका कारण, पीछे मैं इसको करा चुका हूं इसलिए बोल रहा हूं। अच्छा हाँ, मैं पीछे ही चल लूं ना, मैं उसको दिखा देता हूं आपको, ठीक है भाई, वहां पे मैंने कराया हुआ है। सो आप लोग भूल गए हो सकते हैं ना, कुछ लोग, ऐसे भी तो हो सकता है, इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ वो आपको समझा दूं। बच्चे तो कंट्रोल मैप है ना, कहाँ है वो, लास्ट लेक्चर में था। कैन एनीवन नेम दैट लेक्चर, पेज नंबर समथिंग अगर आपको याद है तो। क्वांटिफाइंग मैपिंग के पहले था हाँ ये तो मैं 23, ये वाला। हाँ ये ठीक है, ये देखो मैंने लिखा है बच्चों, ये पूरा आर्ग्यूमेंट लिखा है इसको। एक जो वीडियो देख रहे होंगे एक बार पॉज कर लेना, ठीक है, और फिर स्क्रीनशॉट ले लेना। हाँ देखो, यहां तक का तो हमने बोल ही दिया है, तो फिर यहां तक की बात आई थी ना कि F0 क्या हो सकता है, बाहर लाई नहीं कर सकता है, बता दिया। F0 D डैश, यहां मैंने D स्टार नहीं बल्कि D डैश से डिनोट किया है पंक्चर डिस्क को। तो F0 मान लीजिए कोई W है, हमने ये बोला ना, तो ये डिसजॉइंट नेबरहुड से लिए हमने दो यहाँ इस तरीके से, ठीक है, ये Z0 पॉइंट W पे जा रहा है, यहाँ से F0 अगर W पे जा रहा है, तो डिसजॉइंट नेबरहुड की इमेज क्या होंगी, मान लीजिए ये दोनों ओपन होंगी ना, और इसके अंदर W है, दोनों के अंदर W है, तो इसलिए इमेज इंटरसेक्ट कर रही है। हाँ, तो अब W पर सेंटर्ड एक डिस्क मिलेगी जो इसकी इमेज के अंदर भी होगी और इसकी इमेज के अंदर भी होगी। फिर मैंने बोला कि W के अलावा कोई पॉइंट लीजिए प्यारे बच्चों, जैसे ये ले लिया आपने W के अलावा, तो ये क्या है, V1 की इमेज के अंदर है, तो इस पे कोई पॉइंट यहां से आएगा, जीरो के अलावा आएगा। हाँ ये ध्यान रखना, अब जीरो नहीं आएगा इसके अंदर, क्योंकि F0 तो W पे जा रहा है, ठीक है, एक पॉइंट की दो इमेज नहीं होती। यहां से भी कोई ना कोई पॉइंट आएगा बाई गिवन कंडीशन, क्योंकि बाइजेक्टिव मैप दिया है ना, तो फिर क्या हो जाएगा, इंजेक्टिविटी लॉस हो जाएगी कि दो पॉइंट आ रहे हैं पंक्चर डिस्क से, एक पॉइंट पे दो पॉइंट आ रहे हैं पंक्चर डिस्क में, तो फिर इंजेक्टिविटी का ह्रास हो जाएगा। ये इसका आर्ग्यूमेंट है, यहां मैंने लिखा है, आप लोग देख लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो जिसको लेना है, फिर मैं उस क्वेश्चन में आगे बढ़ता हूँ। वैसे मैंने बोला था कि क्लास में जो कराया है उसको आप यूज कर सकते हैं, तो आप तो यूज करने में कहाँ पीछे रहते हैं, तो आपने किया ही है। तो देखिए, सिमिलरिटी, सो F0 मस्ट बी 0, ठीक है, 17 लेक्चर में, oh not, it is not in 17 lecture, I don't remember the lecture name, okay, so F0 must be 0. huh so we have get what F D to D is an automorphism, right, automorphism ही तो है, क्योंकि F0 को F0 आ गई,
F0 की इमेज F0 आ गई, 0 की इमेज 0 आ गई, तो बाइजेक्टिव होलोमॉर्फिक मैप हो गया। बाइजेक्टिव होलोमॉर्फिक मैप। और बाइजेक्टिव होलोमॉर्फिक मैप क्या होते हैं आपको बताया था, बोलिए। देर मत कीजिए। बाई होलोमॉर्फिज्म, ठीक है। सो बाइजेक्टिव सिंस बाइजेक्टिव होलोमॉर्फिक मैप्स आर बाइहोलोमॉर्फिज्म holomorphic map are बाइहोलोमॉर्फिज्म, मतलब उनका इनवर्स भी एनालिटिक होता है। हाँ, सो इसलिए f is given by f equal to e to the power I theta z minus z0 bar over 1 minus z0 bar by क्लास नोट्स। ओके, क्लास में ये चीज प्रूफ कराई गई है ना, कोई भी ऑटोमॉर्फिज्म इस फॉर्म की होती है। सो देयर एग्जिस्ट जी, ये ऑटोमॉर्फिज्म है तो इसका इनवर्स मिलेगा, जी ऑपरेशन f इक्वल टू z फॉर ऑल z बिलोंग्स टू d, और g ऑपरेशन f इक्वल टू z for all z belongs to d star also, okay, when you restrict this function to d star. Clear? g is a function from d star to d star, right? हमको inverse find करना था ना? Is it clear or not? Or you have any questions? मैंने जैसे f को d star से d star दिया है, तो f के एक्सटेंशन को भी मैंने f से ही डिनोट किया है, तो मैं f हेड से डिनोट कर लेता हूं। अगर आपको प्रॉब्लम है तो f हेड से डिनोट कर लीजिएगा आप। हाँ, मैंने f से डिनोट किया है ना, f तो फंक्शन फ्रॉम d स्टार टू d स्टार है, जब एक्सटेंड कर दिया तो कुछ और नाम दे देना चाहिए, कोई नहीं, बट अगर कोई कंफ्यूजन नहीं होता है तो हम उसी से डिनोट कर सकते हैं। ओके, ठीक है बच्चों, आगे बढ़ता हूं फिर मैं, क्योंकि मुझे जाना भी है फिर। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं तो अब आते हैं लास्ट, ओह सॉरी, ओके, तो ऑल्सो अगला वाला पॉइंट है, क्योंकि उसमें पार्ट बी भी है ना इसमें, कि फंक्शन को प्रूव कीजिए कि ये कोई रोटेशन होगा fz इक्वल टू cz, तो मैं प्रूव करता हूँ। ऑल्सो f0 इक्वल टू 0, वो ऑटोमॉर्फिज्म जो f0 को 0 पे सेंड करती हैं किस फॉर्म की होती हैं, ये भी क्लास में कराया है, fz इक्वल टू e टू द पावर I थीटा इनटू z। क्यों? क्योंकि 0 पे सेंड कर रही हैं तो यहाँ पे 0 आना चाहिए भाई। सर यस सर हम लोगों को तो g ऑफ fz इक्वल्स टू 1 प्रूफ करने दिया था, तो यहाँ पे z प्रूफ हो गया। क्या प्रूव करने को दिया था? g ऑफ fz इक्वल्स टू 1। कहाँ? 1 मींस आइडेंटिटी फंक्शन है फिर वो। अच्छा, ओ सॉरी, बट अगर लेकिन आप समझ गए होगे ना, बट अगर वैसे मैंने जेड लिखना चाहिए था, अब तो ये एडिट भी नहीं होगा फिर। कोई बात नहीं, वो जेड है ना, कि 1 टाइम्स जेड, आई टाइम्स जेड लिखना चाहता था मैं, कोई नहीं, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। अगर तुमने पूछा भी तो नहीं फिर क्लास में, तो वहीं था मैं। तो ये क्लियर है ना सबको, ये आप कर लोगे ना, क्योंकि आपको कराया fz इक्वल टू e टू द पावर I थीटा टाइम्स z होते हैं, 0 को 0 पे सेंड करने वाली होते हैं, क्योंकि इसमें 0 पुट करो, 0 पुट करोगे ना तो आपके पास z0 की वैल्यू 0 आ जाएगी, ठीक है। और ये बार नहीं, बल्कि यहाँ पे बार नहीं है, z माइनस z0 ओवर 1 माइनस z0 बार, ओके ये। और ये z0 कहाँ बिलोंग करता है ये भी ध्यान रखना, z0 कोई यूनिट डिस्क का पॉइंट होता है, ठीक है। तो सेकंड पार्ट भी इससे फॉलो हो जाएगा, मतलब ये चीज क्लास में पहले डिस्कस हुई है, इसलिए जो नहीं हुए हैं उनको तो मैं कराई दे रहा हूँ आपको पूरा पूरा। 3 क्वेश्चन हो गए, 4 क्वेश्चन हो गए, लास्ट वाला क्वेश्चन पार्ट सी का। इसमें कुछ महान बच्चों ने क्या किया है जानते हैं, मैरोमॉर्फिक फंक्शन में लियोविलेस थ्योरम लगाया। अरे मैरोमॉर्फिक फंक्शन में कहाँ लगता है लियोविलेस थ्योरम प्यारे बच्चों, बोलिए, लगता है क्या? आप लगा भी दे